हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग वापस आ गए हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है एटॉम एंड न्यूक्लियाई। इसे मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगा, ये एज अ रिवीजन के लिए, ये आपके लिए। एटॉम और न्यूक्लियाई मॉडर्न फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आपको एटॉम के बारे में पहले पता होना चाहिए, न्यूक्लियाई के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन, फ्यूजन, इन सब के बारे में पढ़ पाएंगे। एटॉम की स्टार्टिंग कहां से हुई? पहला दिमाग में आता है कि एटॉम की स्टार्टिंग कहां हुई, तो आप लोग याद रखेंगे जो ईयर है, सन 1808 में। 1808 में 1808 में जॉन डाल्टन, वैज्ञानिक का नाम बता रहा हूं मैं सर, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे। जॉन डाल्टन इन 1808 1808 में इन्होंने कहा था कि जो ये जिसने स्पेस हमारे चारों तरफ ऑक्यूपाई की है वो मैटर है। मैटर चारों तरफ जिन्होंने जगह घेर रखी है वो मैटर है। मैटर किससे बने हुए इन्होंने सोचा, तो इन्होंने बताया कि मैटर एक छोटे से पार्टिकल्स बने हुए, उसे हम लोग एटॉम कहते हैं। अलग अलग एलिमेंट का उनका कहा है, फॉर डिफरेंट एलिमेंट एटॉम्स अलग अलग होंगे, एक फिक्स कंपोजिशन में कंबाइन होंगे और मिल करके ये कंपाउंड बना लेंगे। तो एटॉम के बारे में जॉन डाल्टन ने ये 1808 में कहा था। लेकिन ये इसका मॉडल नहीं समझा पाए कि भैया है कैसा, दिखने में क्या है, क्या होगा इसके अंदर। इनका एक ड्रॉबैक ये भी था कि एटॉम के बारे में इन्होंने कहा कि ये स्मॉलेस्ट है, इंडिविजुअल है, ये सबसे छोटा है, इसके आप अंदर नहीं जा सकते हो, आगे कुछ है नहीं इसके। इनको इसकी जानकारी नहीं थी। इसके बाद फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मॉडल, एटॉम के ऊपर मॉडल्स बनाए, जिसमें जैसे कि सबसे पहले वैज्ञानिक जे जे थॉमसन है, जिन्होंने इसके ऊपर मॉडल बनाया। उसके बाद फिर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने जो जे जे थॉमसन के ड्रॉबैक थे उनके ऊपर काम किया और एक नया मॉडल बना के तैयार किया। बहुत अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया उन्होंने। ठीक। उसके बाद फिर नील बोर आए। कुछ जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक रह गए थे वो नील बोर ने किए। तो ये तीनों साइंटिस्ट के जो मॉडल है वो आपके कोर्स में है। एक हमें थॉमसन का मॉडल पढ़ना है, जिससे हम बहुत हद तक एटम समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग रदरफोर्ड का एटम पढ़ेंगे, रदरफोर्ड ने क्या मॉडल बनाया था वो भी पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या नील बोर ने किया था वो पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो हम लोग सबसे पहले जे जे थॉमसन पढ़ते हैं और फिर रदरफोर्ड को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जे जे थॉमसन की। जे जे थॉमसन, ठीक है। सन 1897, 1897 के अराउंड जे जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि भैया एटॉम कैसा होगा ये बता रहे हैं। उन्होंने अपना खुद का एक पर्सनल मॉडल बनाया, एटॉम का मॉडल। एटॉम का एक मॉडल बनाया। क्या कह रहा है वो मॉडल उन्होंने कहा है इसमें, जो मैं बता रहा हूं मेन बात। तीन बातें बता अपन लोग। पहले कि उन्होंने कहा क्या था, उस पर ध्यान देना कि उन्होंने मॉडल में बताया क्या, कि क्या होता है एटम, कैसा होता है। तो पहले उन्होंने जो बताया वो पढ़ते हैं। फिर उसकी सक्सेस क्या थी, क्या अच्छी बातें थी, वो भी याद रखेंगे कि उसमें से कौन सी बात बहुत अच्छी थी, सक्सेस जिन्होंने ली। और फिर हम लोग ड्रॉबैक की बात करेंगे, लास्ट में इनके क्या ड्रॉबैक थे वो भी देखेंगे। तीन बात, तीनों आप याद रखेंगे। तो पहले स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट जो इन्होंने कहा, जे थॉमसन का कहना था, जो एटॉम होते हैं आर स्फेरिकल इन शेप। ऐसा इनका कहना था, स्फेरिकल इन शेप। एटॉम जो है वो लगभग लगभग आपके एक गोल बॉल की तरह होंगे। एटॉम आर स्फेरिकल इन शेप, गोल होते हैं, स्फेरिकल। तो फिर इसकी रेडियस भी होगी, इसकी रेडियस भी होती है, तो उन्होंने उसकी रेडियस भी बताई। इसकी जो रेडियस है अराउंड 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, उन्होंने कहा ये स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, जिसकी रेडियस अराउंड 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक, तो ये पहली बात थी। इन्होंने दूसरी बात कही कि भैया एटॉम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मतलब ये जो स्फेरिकल है ना, इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पूरे पर। इस पे ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। मतलब उन्होंने कहा कि भैया एटॉम पूरे गोल है और उस पर पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऊपर की तरफ बराबर तरीके से बटा हुआ है। ये दो बात। पहला गोल जिसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, कहां होगा वो भी सरफेस पे, और कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दो बात है। तीसरी बात इन्होंने क्या कही, इंपॉर्टेंट बात थी इनकी तीसरी, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज
जिसे इनके टाइम पे इन्होंने खुद ने ही नाम दे दिया था, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के कहां है, अंदर है, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर है, इन रैंडम मैनर, याद रखना, इन रैंडम मैनर, रैंडम मैनर मतलब कहीं ज्यादा है और कहीं क्या है, कम है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज बांट दी इन्होंने, नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऊपर नहीं है, देख लो नेगेटिव चार्ज है अंदर की तरफ, इट लुक्स जस्ट लाइक, ऐसा लग रहा है, एज शीट्स इन वाटरमेलन, ऐसा लग रहा है कि भैया ये वाटरमेलन के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, बीज बो दिए, वाटरमेलन के अंदर बीज बो दिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या फिर यही बोल सकते हैं प्लम्स इन पुडिंग, बहुत अच्छा वर्ड है, प्लम्स इन पुडिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बहुत बार, प्लम्स इन पुडिंग, मतलब ऐसा लग रहा हो खीर के अंदर जैसे मेवा नहीं डाल देते हैं तो वो रैंडमली बटी रहती है, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है, तो ये प्लम्स इन पुडिंग की तरह दिखाई दे रहा है, कहीं इसमें मेवा कम दिख रही है, कहीं मेवा कैसी दिख रही है, थोड़ा सा ज्यादा, अलग अलग तरीके से बटी हुई है। ऐसे आप तरबूज के अंदर देखोगे, वाटरमेलन के अंदर जो बीज होते हैं उसके सीड्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट जिस तरीके से किए गए वैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इन्होंने तीसरी बात बोली, पहली बात तो समझ में आ गई होगी, गोल होता है, समझ में आ गई, स्फेरिकल है, जिसकी रेडियस 10⁻⁻10, वेरी गुड। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, ये जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब स्फीयर पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तीसरी बात क्या बोली, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो स्फीयर के कहां है, अंदर है, नेगेटिव चार्ज स्फीयर के अंदर है, अंदर, और रैंडम तरीके से है, कहीं ओवल अलग 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 तरीके से बांट दिया, जस्ट लाइक एज शीट्स इन वाटरमेलन, प्लम्स इन पुडिंग, वेरी गुड, इसकी तरीके से, ठीक। चौथी बात, एक बात और बोली, चौथी बात क्या बोली भैया इन्होंने, फोर्थ, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनना, फोर्थ स्टेटमेंट, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव जो चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, आर इक्वलाइज, इक्वलाइज कर देते हैं किसको, द पॉजिटिव चार्ज को, इक्वलाइज कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज को, दैट्स वाई, इसीलिए याद रखना, दैट्स वाई एटॉम, एटॉम जो है इज इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने ये, कि भैया एटॉम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके अंदर है, और एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना तो वो पॉजिटिव ही रहेगा ना वो नेगेटिव रहेगा। जब आप एटॉम की बात करोगे न्यूट्रल है, एटॉम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, एटॉम की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, एटॉम पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज ऊपर है उतना ही चार्ज इस पे कहां है, नेगेटिव चार्ज है, वो भी किस तरफ है, अंदर की तरफ है। बात समझ में आ गई। तो ये थी जो जे थॉमसन ने अपने मॉडल के अंदर सारी बातें समझाई थी। कितनी बातें समझाई थी, 4, भूला नहीं। स्फेरिकल, रेडियस 10⁻⁻10, पॉजिटिव चार्ज ऑन सरफेस यूनिफॉर्मली, नेगेटिव चार्ज इनसाइड द स्फीयर, रैंडम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। इसमें कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक थे, लेकिन कुछ बातें बहुत अच्छी बोली इन्होंने, सक्सेसफुल बातें। इसमें से कौन सी बात इनकी जो सटीक है, आपको भी पता होना चाहिए कौन सी बात इनकी बिल्कुल सही थी, जैसे ये एटॉम आर स्फेरिकल, ये बात दम रख रही है, एटॉम जो है नियरली कैसे हैं, स्फेरिकल ही है आपके, तो एटॉम आर स्फेरिकल, ये बात सही है, पहली चीज। ये भी बात सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर कोई आपसे पूछता है कि उनकी सक्सेस क्या थी, क्या जे थॉमसन की सारी बातें गलत थी, नहीं नहीं, जे थॉमसन की सारी बात गलत नहीं थी, ये बात भी इनकी सही है। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटॉम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, रियलिटी है, ये रियलिटी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटॉम जो है एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पाए जाने वाला पार्टिकल, ओके। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है और स्फेरिकल भी है। तो आप ये इसकी 2 सक्सेस याद रखना, इन एग्जाम अगर आपसे पूछता है राइट 2 सक्सेस ऑफ जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल की 2 सक्सेस, पहली स्फेरिकल, बाद में लिख सकते हो, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। ड्रॉबैक थे कुछ, कुछ ड्रॉबैक थे भैया, उसमें बहुत साइंटिस्ट थे, तो ड्रॉबैक तो थे, ड्रॉबैक सुनो। पहला, जिसका पहला है ड्रॉबैक, ये अल्फा पार्टिकल,
अल्फा पार्टिकल की लार्ज एंगल स्कैटरिंग नहीं समझा पाए, लार्ज एंगल स्कैटरिंग नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ही कुड नॉट एक्सप्लेन बोल सकते हैं, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल की लार्ज एंगल स्कैटरिंग। ये पॉइंट याद रखना, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की लार्ज स्कैटरिंग को समझाया था, जो ये नहीं समझा पाए थे। दूसरा ड्रॉबैक, he could not explain the origin of line spectral series, line spectrum of हाइड्रोजन या अदर एटम भी बोल सकते हैं, या अदर एटम भी बोल सकते हो। ये बाकी के एटम्स की लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज नहीं समझा पाए थे। लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था, तो ये भी हम लोग समझेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या नहीं समझा पाए। तो इनके दो ड्रॉबैक याद रखना, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा फिर आगे का टॉपिक रह जाएगा। तो पहले इन दोनों ड्रॉबैक्स को आप लोग याद कर लो, क्या कहा था। पहला ड्रॉबैक, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग नहीं समझा पाए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल की लार्ज एंगुलर स्कैटरिंग नहीं समझा पाए। किसने समझाई है फिर? वो रदरफोर्ड ने। दूसरा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गए? तो ये आपका पूरा जे थॉमसन का मॉडल हो गया। एक बार ध्यान सुनते हुए रिवाइज करेंगे। पहला, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटॉम इज स्फेरिकल इन शेप ऑफ रेडियस 10 to the power -10 मीटर। इट इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। इनसाइड इट, इसमें इलेक्ट्रॉन है जिन पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसा लग रहा है वाटरमेलन के अंदर क्या हो, शीट्स हो, या फिर पुडिंग के अंदर, खीर के अंदर क्या डाल दिए, मेवा डाल दिए। इन्होंने तो बड़ा अच्छा बनाया, टेस्टी कर दिया था इसको। इसमें कुछ ड्रॉबैक थे लेकिन कुछ सक्सेस भी थी। सक्सेस, गोल है स्फेरिकल, पहली सक्सेस। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है दूसरी सक्सेस। कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, दोनों ड्रॉबैक आपको, ये इंपोर्टेंट है, दोनों ड्रॉबैक लिखना ही है, याद रखना। एक अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग ये नहीं समझा पाए, और दूसरा क्या नहीं समझाया था इन्होंने, हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम से, दूसरे एटम्स की भी कह सकते हैं, ये उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस किसने कैसे कैसे एक्सप्लेन किए। ऑल ओके? पहले लिख लें, वीडियो को पॉज करें, पहले इतना ओन राइटिंग में लिखें, अपने अकॉर्डिंग लिखें जो मैंने बताया आपको। अब सेकंड साइंटिस्ट, दूसरे व्यक्ति की बात, जिनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की बात करेंगे, रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक की बात करेंगे। रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं भैया, इन 1911 1911 में 1912 में रदरफोर्ड नाम के व्यक्ति ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल लेकर के एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट की सहायता से इन्होंने एटम का एक नया ही मॉडल बना दिया। जे थॉमसन के सामने एक नया मॉडल बना के रख दिया, भैया मेरे अकॉर्डिंग एटम ऐसा है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, उन्होंने तो एक एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। पहले तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या है? ठीक है, अल्फा पार्टिकल बहुत सिंपल बोल रहा हूं। अल्फा पार्टिकल मतलब है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस, ये है अल्फा पार्टिकल। आपको हीलियम का न्यूक्लियस दिख जाए, समझ जाना वो अल्फा पार्टिकल है। नहीं दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल दिमाग में आना चाहिए। जैसे कोई अल्फा पार्टिकल बोले ना कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, तो बहुत कॉमन है, ये केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, फिजिक्स में भी यूज करते हैं अल्फा पार्टिकल, बहुत कॉमन है। तो आपको याद रखना है, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। बात किसकी चल रही है? हीलियम के न्यूक्लियस। अच्छा, आपने एटम अपना पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ा है? जैसे ये सुना हो, भैया एटम है ऐसा गोल मान लो, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाहर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही होते हैं ना, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो भी है इलेक्ट्रॉन बाहर है। ठीक है, अब मैंने बात की हीलियम है, तो हीलियम पता है ना आपको, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है 2। ये पीरियड टेबल में आपको दूसरे नंबर पे मिल जाएगा। तो जो हीलियम का एटॉमिक नंबर है वो 2 है।
तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, और न्यूट्रॉन भी 2 ही होते हैं। याद रख लो, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2। ये तो बात की हमने हीलियम के एटॉम की, हीलियम के एटॉम की। अब बात करूं मैं हीलियम के न्यूक्लियस की। जब हम हीलियम के न्यूक्लियस पे आ जाएंगे तो इसके अंदर क्या नहीं मिलेगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो आप इनको हटा दो, इलेक्ट्रॉन को हटा दो भैया। ये लो, ये रहा हीलियम का, क्या मिल गया आपको, हीलियम का न्यूक्लियस मिल गया। ये हीलियम का न्यूक्लियस है, यही है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन साथ में चिपक के चल रहे हो। अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, बिल्कुल ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन चारों मिल गए, बस 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिल गए हैं, तो ये क्या बन गया आपका, अल्फा पार्टिकल है ये। हीलियम का न्यूक्लियस, फिर बोल रहा हूं, प्रोटॉन होंगे 2, न्यूट्रॉन होंगे 2, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्या होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, समझ में, याद रखना। अच्छा, अल्फा पार्टिकल की मास यूनिट क्या होगा, मास यूनिट मतलब कितनी मास है इसमें, यूनिट मास कितना है, तो इसके अंदर 4 है, 4 है, 4। इन दोनों को मिलाओगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ओवरऑल कितना हो गया, 4। अच्छा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है या नहीं होता है, याद रखो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है या नहीं, बिल्कुल है, पॉजिटिव चार्ज है, डबल। अल्फा पार्टिकल डबल पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज, तो इस पर डबल प्रोटॉन हो गया, 2 प्रोटॉन पर चार्ज है, 2 प्रोटॉन का चार्ज याद रखना। अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, याद रखना। फील तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अल्फा पार्टिकल का फील लेना है या आपको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी समझना है ना, तो आपको फील जब ही आएगा जब आप याद रखो, अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को लेकर के साथ में चल रहा है, अल्फा पार्टिकल, भूलना नहीं। देखो, हीलियम चीज अलग हो गई और हीलियम का न्यूक्लियस अलग हो गया। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। हीलियम जो है, हीलियम, हीलियम, हीलियम के पास चार्ज नहीं है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर कर लिया। लेकिन हीलियम के न्यूक्लियस पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, उस पे 2 प्लस का चार्ज है, याद रखना। ये दोनों ऑब्जेक्टिव है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है, 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, पहली बात। दूसरा, इसकी मास यूनिट 4 इसकी मास यूनिट है, समझ में। इसके अंदर कितने यूनिट ऑफ मासेस हैं, ये बोले यूनिट ऑफ मास कितने इसके अंदर, तो 4, 1 2 3 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। अल्फा पार्टिकल, समझ में, बार बार बोल रहा हूं, अल्फा पार्टिकल आ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बात समझ में आई। पहले तो अल्फा पार्टिकल समझ में आया ना। अब इसका एक्सपेरिमेंट समझेंगे हम लोग रदरफोर्ड का, कि क्या एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अल्फा पार्टिकल आएगा कहां से, ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल ये कहाँ बट रहा होगा, कहाँ कौन सी इसकी दुकान में मिल जाएगा। अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के द्वारा रिलीज किया जाता है। कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिनके द्वारा रिलीज किया जाता है अल्फा पार्टिकल। कोई पूछे व्हाट इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, आपको लिखना है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, समझ में आ गया। इसके बाद अल्फा पार्टिकल को लेकर के रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझते हैं हम लोग पहले, यही समझाऊं मैं आपको, ठीक। छोटा, इसको पहले एक तरफ लगा देते बिल्कुल छोटा सा करके। ठीक है, ये देखो, अल्फा पार्टिकल को लेकर के रदरफोर्ड के, चलो मैं पहले आपको समझाता हूँ, इसको मत समझो आप लोग, पहले मैं समझाता हूँ क्या किया अल्फा पार्टिकल के लिए, क्या किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट, समझे पहले कैसे किया है। देखो, सबसे पहले उन्होंने सोर्स लिया, रदरफोर्ड ने यहाँ एक सोर्स लिया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एलिमेंट है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अब अल्फा पार्टिकल निकल के तो यार इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, तो उन्होंने इसको रखा एक लीड की कैविटी के अंदर, लीड की कैविटी के अंदर इन्होंने इसको रख दिया अल्फा पार्टिकल को, ठीक है, डायग्राम पे नहीं जाना। ये एक लीड की कैविटी बनाई, पीवी,
ये लीड कैविटी है, ठीक है। इस लीड कैविटी में इन्होंने यहाँ एक अल्फा पार्टिकल रख दिया है आपका, ये रहा अल्फा पार्टिकल लीड की कैविटी में, ठीक। इसमें से आपका सोर्स में से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ये निकले सोर्स में से अल्फा पार्टिकल, ये निकले, तो लीड की कैविटी है तो यहाँ से तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है, वो आगे यहाँ से जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अल्फा पार्टिकल आपका उस कैविटी के अंदर से कहाँ जाएगा, आगे की तरफ बढ़ने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्फा पार्टिकल किधर से निकलेगा, वो जो ये आपकी लीड की कैविटी बनी हुई है इसमें से आगे की तरफ जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लीड के कॉलीमीटर लिए, कॉलीमीटर मतलब यहां समझो आप, उन्होंने यहाँ एक स्लिट बनाई, लीड की ही लिए एक पतली सी स्लिट, एक छोटा सा छेद लिया, कॉलीमीटर, ये भी लीड का ही है। इस कॉलीमीटर में आते हुए अल्फा पार्टिकल यहां से आगे की तरफ पास करेगा, ठीक है। ये भी लीड का लिया हुआ है, याद रखना, ये भी लीड का बनाया, मतलब वो केस नहीं छोड़ रहे, उन्होंने लीड की पहले कैविटी ली, अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो यहाँ रुके, बाकी का बिल्कुल एक स्लिट में होकर के पूरे चांस कर दिए कि एक एक करके अल्फा पार्टिकल सीधे जाए, ठीक। आगे क्या किया उन्होंने, उन्होंने यहाँ एक गोल्ड की पतली सी फिल्म ली, बहुत पतली सी, इतनी बड़ी नहीं है, चौड़ी नहीं है, ये एक फिल्म है, 3D में फील करें, ये एक गोल्ड की फिल्म ली, गोल्ड की एक पतली सी फिल्म ली है। अच्छा, गोल्ड की फिल्म की इसकी जो थिकनेस ली थी उन्होंने, थिकनेस, वो थिकनेस ली थी 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, बहुत पतली ली है, बहुत पतली गोल्ड की एक फिल्म ली है जिसकी थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि गोल्ड की ही फिल्म क्यों ली, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, गोल्ड की फिल्म लेने के पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन था, गोल्ड मेलिएबल है, आपको पता होगा, इसको हम लोग बहुत पतले से पतला कर सकते हैं, मेलिएबल है, इसको ठोक बजा के गला के पतले से पतला शीट कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो गोल्ड की पतली शीट बनाई इन्होंने, वो कुछ इस प्रकार गोल्ड की फिल्म ली। अच्छा, गोल्ड का एटॉमिक नंबर पता है, पीरियोडिक टेबल में कौन से एटॉमिक नंबर पे आएगा गोल्ड, 79 नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की फिल्म के बाद इन्होंने यहाँ एक स्क्रीन लगाई, एक स्क्रीन लगाई यहाँ इस प्रकार से, एक स्क्रीन ऐसे करके लगा दी, एक स्क्रीन लगाई, ये जो स्क्रीन लगाई इन्होंने जिंक सल्फाइड की लगाई, ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन वो आपकी जिंक सल्फाइड की है, इन्होंने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इसके ऊपर लगा दी, देख रही है, एक स्क्रीन लगाई वो स्क्रीन किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड की, ठीक। इस स्क्रीन के ऊपर यहां उन्होंने एक रोटेटर फिक्स किया, रोटेटर है जिसके अंदर माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप, इससे भैया नजर रखने वाले हैं ये पूरा इन्होंने ऐसा तामझाम बना करके तैयार कर लिया, माइक्रोस्कोप, रोटेटर बोलो, डिटेक्टर बोलो, इसे डिटेक्टर भी कह सकते हैं, इन्होंने ये सारी चीजें लगा लू के रख ली, इन्होंने कहा मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, पहले देख लो, वेरी फर्स्ट थिंग, सोर्स जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, लीड कैविटी, अल्फा पार्टिकल को भगने नहीं देना है, पता होना चाहिए, कॉम्यूटेटर लाइन में ही जाना चाहिए, अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा चलना चाहिए, जो टारगेट है अपन उस टारगेट को हिट करने वाले हैं, गोल्ड फिल्म बहुत पतली ली जिससे कि स्कैटरिंग में द्वारा से कहीं स्कैटरिंग ना हो जाए, तो इन्होंने इसके लिए गोल्ड फिल्म ली, बहुत पतली बनाई जिसकी थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली, जिंक डार्क कलर की जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी इन्होंने, उसके ऊपर एक रोटेटर है जिसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, डिटेक्टर, माइक्रोस्कोप, सब तामझाम लगा करके तैयार, और अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इधर से अल्फा पार्टिकल टी निकाल दिए, लो भाई जाओ अल्फा पार्टिकल हो, जाओ मेरे से। गोल्ड की फिल्म पे आए अल्फा पार्टिकल, गोल्ड की फिल्म के बाद में वो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चलेगा और यहां जाकर के एक ब्राइट चमकती हुई शाइन सी आई, जिसे इन्होंने डिटेक्टर, रोटेटर, माइक्रोस्कोप की सहायता से वहां देखा कि यहाँ एक चमकती हुई शाइन आई, बड़े बड़े अल्फा पार्टिकल निकाले इन्होंने, लगातार अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, लगातार अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल यहाँ टकरा रहे हैं, लगातार अल्फा पार्टिकल यहाँ टकरा रहे हैं, बहुत से अल्फा पार्टिकल यहाँ टकराए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है इधर आके भी टकराए, कुछ अल्फा पार्टिकल यहां भी टकराए, कुछ यहां टकराए, कुछ यहां टकराए, कुछ अल्फा पार्टिकल यहां टकराए, अरे ये क्या हो रहा है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गए अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब है ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे गए, बिल्कुल सीधे, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट होते होते कुछ तो भैया 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ 90 से ज्यादा पे भी डिफ्लेक्ट हो गए, इधर भी ऐसा नहीं इधर नहीं हो रहा था,
कुछ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ 90 पे आ गए, कुछ 90 वही है, कुछ 90 से ज्यादा, और आखिरकार एक पार्टिकल इन्हें ऐसा मिल गया जो कि 180 पे डिफ्लेक्ट हो गया, आया और उसी पाथ पे रिट्रेस कर गया, जिस रास्ते पे आया उसी पाथ पर रिट्रेस कर गया। अब तो समझ में नहीं आया क्या हो गया। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ज्यादातर पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट इनको समझ में नहीं आया। पहले तो उन्होंने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात है। इधर देखो, इधर इस डायग्राम को समझो, ये किसका, ये सोर्स, यहां से आपका अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ये सोर्स है, यहां से हम अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल गया, रास्ते में क्या लगा रखी थी, गोल्ड की फॉइल, एक गोल्ड की फिल्म, एक गोल्ड की फॉइल लगा रखी है। ज्यादातर पार्टिकल देखने को मिले, इनको कैसे गए हैं, सीधे गए हैं, नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल दिख रहे हैं आपको। ज्यादातर पार्टिकल उसमें नॉन डिफ्लेक्टेड है, ज्यादातर पार्टिकल नॉन डिफ्लेक्टेड है, ठीक है, ज्यादातर नॉन डिफ्लेक्टेड सीधे चले जा रहे हैं, सीधे सीधे सीधे। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, ये डिफ्लेक्टेड है, ये पार्टिकल 180 पे भी डिफ्लेक्ट हुआ, 180 डिग्री पर भी डिफ्लेक्ट हुआ। पहले तो एक्सपेरिमेंट समझ में आया, इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल लगाए, गोल्ड की फिल्म लगाई, चाओ भाई, अल्फा पार्टिकल टीम, सीधे 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 सीधे, एक डिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा डिफ्लेक्ट हो गया, सीधे सीधे सीधे, एक और हो गया, सीधे सीधे एक 90 पे हो गया, सीधे 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 एक 180 पे आ रहा है। 8000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल 180 पे आया, 8000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल 180 पर भी डिफ्लेक्ट हुआ। अब तो ये कुछ कहेंगे, इन्होंने कहा अब क्या कहना चाहिए। एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड पे, बहुत पतली बनाई जिससे कि द्वारा स्कैटरिंग नहीं हो जाए। अब ये अपना कंक्लूजन है, अब ये आपको समझा रहे हैं भैया हुआ क्या, इनके एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। देखो अब पढ़ना समझना कि क्या बोला रदरफोर्ड ने, अपने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन दे रहे हैं कि निचोड़ के बता रहे हैं कि भैया ये हुआ यहाँ एक्सपेरिमेंट में। क्या बोला इन्होंने, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं, आर अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड है, ज्यादातर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड है, मतलब कि सीधे चले गए, सीधे चले गए, सीधे। इट मींस, इसका मतलब है देयर इज एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन एटॉम। और कम नहीं, बहुत सारी, बहुत सारी, वेरी लार्ज, बहुत सारी जगह जो है एम्प्टी है, खाली है। मतलब कि जो एटॉम है वो गोल है, तो उसके अंदर ज्यादातर जगह कैसी है, खाली है। तभी मेरे अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। मेरे अल्फा पार्टिकल ज्यादातर क्यों जा रहे हैं सीधे, क्योंकि ज्यादातर जगह, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड है। इट मींस, इसका मतलब है देयर इज एम्प्टी स्पेस, इसके अंदर जगह कैसी है, खाली है। दूसरी बात, सम ऑफ द पार्टिकल्स, सम ऑफ द पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट, सम ऑफ द पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, लगभग मान लो 0.14%, बहुत कम, बहुत कम, 0.14% पार्टिकल उनके डिफ्लेक्ट हुए थे, बहुत कम पार्टिकल उसमें से क्या हुए, डिफ्लेक्ट। अब उन्होंने कहा भैया किसमें दम है इतनी, कौन है भाई किसमें दम है जो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर गया। अल्फा पार्टिकल को ही डिफ्लेक्ट करने वाला धुरंधर है कौन, अल्फा पार्टिकल ही नहीं समझे आप। अल्फा पार्टिकल मतलब अल्फा नहीं, अल्फा पार्टिकल मतलब दो प्रोटॉन जिन पे प्लस का चार्ज है, दो न्यूट्रॉन भी है छोटे छोटे, आप समझो। अल्फा पार्टिकल मतलब दो पॉजिटिव चार्ज, बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूं। अल्फा पार्टिकल मतलब दो पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहे हैं, उनको डिफ्लेक्ट करने की क्षमता किसी में है, मतलब कोई वजनदार चीज है, कोई वजनदार चीज है जो उसको डिफ्लेक्ट कर सकता है, कुछ तो है। और ये पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करने का काम कौन कर सकता है पता है ना, पॉजिटिव को उसके रास्ते से अगर हटाना है तो वो पॉजिटिव ही कर सकता है। मतलब अगर इस पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल आ रहा है और यहां से डिफ्लेक्ट हो गया इस प्रकार, इसका मतलब यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तगड़ा, कोई पॉजिटिव चार्ज तगड़ा है जिसने इसको रिपल कर दिया है, रिपल, भाई इधर चल, इधर इधर,
कोई आ रहा था, उसने कहा भाई मेरे को सीधे, उसने ही चल वापस लौट वापस लौट वापस लौट, 180 पे लौटा दिया, मतलब कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है जो उसे डिफ्लेक्ट करा दमदार। तो इन्होंने इस बात पे कंक्लूजन दिया कि इन द सेंटर ऑफ एटम या कोर ऑफ एटम, इन द कोर ऑफ एटम, एटम की कोर में होल पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज या ऑलमोस्ट मास बोले, ऑलमोस्ट कंप्लीट मास, जो उसका पूरा कंप्लीट लगभग क्या है मास है, इज कंसंट्रेटेड, इकट्ठा है भैया, वहां पूरा का पूरा जो चार्ज पूरा का पूरा मास है वो बीचों बीच में इकट्ठा है। मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ बीच में बहुत छोटी सी जगह पे रखा है, इन वेरी 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 स्मॉल स्पेस, बहुत छोटी सी जगह पर रखा हुआ है, बहुत छोटी सी जगह में रखा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे गए ना, मतलब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है, जो बीचों बीच में है कुछ वहां बहुत कम छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, और उस जगह को न्यूक्लियस कहेंगे, उस जगह को क्या कहेंगे न्यूक्लियस कहेंगे। मतलब इन्होंने दो बातें बोली, पहली ज्यादातर पार्टिकल कैसे जा रहे हैं सीधे, ज्यादातर पार्टिकल सीधे, इसका मतलब कुछ नहीं है एटम खाली है वहां, ज्यादातर पार्टिकल सीधे मतलब एटम के अंदर ज्यादातर जगह खाली है। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना मतलब किसी में अगर दम है तो वो पॉजिटिव चार्ज में ही हो सकती है या बहुत मास तगड़ा है, तो पूरा जो मास है वो बहुत छोटी सी जगह पर रखा हुआ है, उसे इन्होंने क्या नाम दे दिया न्यूक्लियस दे दिया। जे थॉमसन क्या कह रहे थे, एटम गोल, भाई साहब क्या कह रहे हैं एटम गोल, जे थॉमसन दूसरा कह रहे हैं एटम की सरफेस पे पॉजिटिव, भैया क्या कह रहे हैं एटम की सरफेस पे नहीं है, सरफेस पर नहीं है, कहां है तो फिर पॉजिटिव, उसके सेंटर में एक जगह है जिसका नाम क्या है न्यूक्लियस, वहां है। और न्यूक्लियस की इन्होंने रेडियस बताई, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लगभग वो 1,00,000 गुना ज्यादा छोटा है, 1,00,000 गुना छोटा है, जिसकी रेडियस इन्होंने बताई है 10⁻⁻15 मीटर, ये रेडियस है किसकी न्यूक्लियस। एटॉम की क्या थी, पूरे एटॉम की रेडियस अभी बताई थी ना 10⁻⁻10 मीटर, और भैया क्या कह रहे हैं अब है 10⁻⁻15 मीटर, किसकी रेडियस बताइए ये न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 और एटॉम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात, ये जो दो बातें बोली वो समझ में आई कि नहीं आई। हाँ कुछ क्वेश्चन दिमाग में आए, जैसे कि पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, अब एक ही एंगल पे हो रहे हैं या अलग अलग एंगल पे, जैसे ये पार्टिकल आया ये ऐसे चला गया है तो स्कैटर तो हुआ है, अब एक ही एंगल पे हुआ है या अलग एंगल पे हुआ है, तो ये दूसरा आया इधर चला गया, ये इधर आया इधर चला गया, ये इधर आया इधर चला गया, इधर चला गया इधर चले गए, तो ये पार्टिकल यार स्कैटर हो रहे हैं, कौन सा पार्टिकल कितने एंगल पे स्कैटर होगा, कितने पार्टिकल जाएंगे, क्वेश्चन आ रहा दिमाग में, क्वेश्चन आ रहा दिमाग में, क्या कहना है कितने पार्टिकल जाएंगे 10 डिग्री पे, कितने पार्टिकल जाएंगे 20 डिग्री पे, कितने पार्टिकल जाएंगे 30 डिग्री पे, कितने जाएंगे 90 पे, कितने जाएंगे 120 पे, कितने जाएंगे 150 पे, कितने जाएंगे 180 पे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बताइए। तो रदरफोर्ड ने इसका भी दिया, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनवर्सली, इनवर्सली लग गया 1 अपॉन में, सॉरी डायरेक्टली नहीं इनवर्सली बोलना है, 1 अपॉन में आ गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा/2 के, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने स्कैटर होंगे उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/sin की पावर 4 थीटा/2 के, ये रदरफोर्ड का बताना है भैया कि कितने पार्टिकल जाएंगे, बात समझ में आई। मतलब कि मैं एक एग्जांपल, उसने बोला भैया 8 एयर पार्टिकल आए, 8 एयर पार्टिकल, ज्यादातर पार्टिकल चले गए सीधे, 0.14% पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, उसमें कौन सा पार्टिकल कितने एंगल पे जा रहे हैं या कितने एंगल किस एंगल पे कितने पार्टिकल जा रहे हैं, तो उन्होंने फॉर्मूला दिया नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/sin की पावर 4 थीटा/2, यहां से कैलकुलेट कर लेना वो आपको पार्टिकल्स का नंबर पता चल जाएगा, बस सिंपल सा बोला इन्होंने। इसमें न्यूमेरिकल है, मैंने बताया भी, आप लोग कर लेंगे उसके ऊपर। समझ में आई, यहां तक जितना अभी तक बोला वो समझ में आया कि नहीं आया।
ज्यादातर पार्टिकल सीधे, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, वो इससे इन्होंने क्लियर कर दिया। एक पार्टिकल है जो कितने पे गया था, 180 पे डिफ्लेक्ट हो गया। अब यहां से कुछ दिमाग में आ रहा है कि पार्टिकल कितना पास पहुंच सकता है, तो एक नया क्वेश्चन बन गया रदरफोर्ड के लिए। एक क्वेश्चन आया कि क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है पार्टिकल के पहुंचने की। क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब दिमाग में कुछ नई बात भी आ गई। क्या बोला, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, द डिस्टेंस दैट, जो न्यूक्लियस से बोले, चलो देखो मैं बना देता हूं, ये एटॉम, ये न्यूक्लियस, ये एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यहां से बहुत तेजी से आया, सक 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 यहां तक आया और यहां से लौट गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना, न्यूक्लियस से लेकर के रीचिंग पॉइंट किसका, अल्फा पार्टिकल का, द डिस्टेंस ऑफ रीचिंग पॉइंट फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जहां तक वो अल्फा पार्टिकल रीच कर पाया, सबसे पास, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास आने की जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस थी, उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच। सबसे पास कहां पहुंच गया, वो ये रहा, क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आया कि नहीं आया, क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब अल्फा पार्टिकल सबसे पास कहां पहुंच गया, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं या नहीं, क्लोजेस्ट अप्रोच एक छोटा सा डेरिवेशन था क्लोजेस्ट अप्रोच का, चलो मैं बता देता हूं। चलो सुनो, अल्फा पार्टिकल है, इसके पास मास होगा, ऑब्वियसली बात है, आ रहा है, मूव करके आया, तो इसके पास वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगी। जब दोनों चीजें हैं तो इट मींस सॉरी, इट मींस इसका क्या मतलब है, इट हैज, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, यहां अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल जब मूव करते हुए आ रहा है तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को लेकर के वो कहां रहा है, आगे की तरफ। अच्छा, जैसे जैसे पास जाता जाएगा, तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ये न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इसको क्या करेगा, रिपल, रिपल करेगा, तो उसके कारण इसकी धीरे 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 जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी या कम होती जाएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी कम, धीरे धीरे वेलोसिटी कम, धीरे धीरे वेलोसिटी कम, एक टाइम आएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, रुक जाएगा, यहां वो पॉज लेगा। अगर यहां रुका, क्या मतलब इसका, यहां रुका, इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यहां आकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। बात समझ में आई, मतलब उधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, मैं भैया न्यूक्लियस हूं, न्यूक्लियस मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज मेरे अंदर है, ऐसा रदरफोर्ड कह रहे हैं। सामने से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल मतलब वो भी पॉजिटिव चार्ज है, बहुत तेजी से मेरी तरफ आया, भैया मैंने क्या किया, उसको रिपल किया, ओ तो आते 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 तो बहुत पास आके क्या करेगा, रुकेगा। यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। तो ये एनर्जी तो बन नहीं सकती, खत्म नहीं हो सकती, लेकिन एक फॉर्म से किस में जाएगी, दूसरे फॉर्म में। अगर कहीं एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, अगर कहीं एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इन केस देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, पूरी की पूरी भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। समझ में आया क्या बोला, फिर बोल रहे हैं, बहुत एनर्जी लेके आ रहा है, एनर्जी खत्म, कहां गई एनर्जी, वो एनर्जी चेंज हो गई, किसमें चेंज हो गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं हम लोग। अब पोटेंशियल एनर्जी तो यार चैप्टर सेकंड में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस टॉपिक है, चैप्टर सेकंड में पढ़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या फॉर्मूला है, पहले
पोटेंशियल एट पॉइंट, उस पॉइंट का पोटेंशियल का मल्टीप्लाई चार्ज एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो चार्ज है उससे, ये फॉर्मूला है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट, उस पॉइंट का मतलब यहां का पहले पोटेंशियल बताओ, तो यहां जो पोटेंशियल होगा वो इसके द्वारा होगा। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, कोई मीडियम हो भी, कुछ नहीं लिखो भैया, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपने कितनी बोली है? आर नॉट। कितना चार्ज से लग रहा है पोटेंशियल? इसके द्वारा है भैया पोटेंशियल, इसके द्वारा, इसके द्वारा। अब डिपेंड करेगा इसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज है, और वो डिपेंड करेगा इसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर, लेट इसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं जेड। कितना एटॉमिक नंबर है? जेड। तो यहां लिख दिया, देखो बता रहा हूं, चार्ज Q बराबर होता है Ne, सुना होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर N। N का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, तो यहां कितने होंगे? जितने ये एटॉमिक नंबर है, तो कितना मान लिया? जेड। जेड, जेड इसका नंबर मान लो नंबर 3, तो अंदर 3 प्लस 4, 4 प्लस 5, तो 5 प्लस, तो यहां कितना नंबर है इसका? जेड। जेड हो गया। और एक प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, मतलब प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिख सकते हैं ई। समझ में आया? मैं दोबारा बोल देता हूं, पहले आराम समझो। 1 अपॉन, लिख रहा हूं मैं इसको दोबारा से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिस्टेंस आर नॉट, ठीक है। ये क्यू क्या है? चार्ज जो इस न्यूक्लियस के अंदर है, चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर है। अब न्यूक्लियस के अंदर बैठा कौन है? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कितना है? कितने पॉजिटिव बैठे हुए हैं? तो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर कितना है। गोल्ड है, गोल्ड, एटॉमिक नंबर कितना है? 79। तो यहां 79 लिख देना, 79 लिख देना, बात खत्म। अब हाइड्रोजन है, तो उसके अंदर कितने हैं? एक नंबर, एटॉमिक नंबर 1, तो उसके अंदर एक ही होगा, तो वहां 1 लिख देना। तो जितना एटॉमिक नंबर है वो लिखा जेड का मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। माइनस में यहाँ प्रोटॉन है तो किसमें होगा? प्लस में, तो यहाँ क्या लिख दूं? ई। ई पता है ना, ई बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का भी चार्ज यही है। समझ में आए? तो ये लिख दिया जेड, और क्या लिखा हुआ है? ई। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, इस चार्ज के द्वारा। हटाता हूं एक बार, दोबारा समझें, दोबारा समझें भाई, दोबारा समझें। क्या कहना है? इस चार्ज के द्वारा यहां कितना पोटेंशियल होगा? पहला कितना पोटेंशियल होगा? तो हमने कहा पोटेंशियल एट पॉइंट, कुछ पॉइंट बोल दूं, इसको क्या बोल दे, चलो ओ बोल देते हैं, एट पॉइंट ओ ड्यू टू न्यूक्लियस। किसके कारण? न्यूक्लियस के कारण। कितना होगा पता है ना? वो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज अंदर है Q अपॉन यहां से यहां तक डिस्टेंस आर नॉट, क्लोजेस्ट अप्रोच, यही तो निकालना है, क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट। तो इसकी वैल्यू लिखें, क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है अंदर? कितना चार्ज है? जितना एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई आर नॉट। ये रहा, ये है पोटेंशियल। अब एनर्जी नहीं है, एनर्जी कौन फील कर रहा है? एनर्जी फील कर रहा है वो अल्फा पार्टिकल, तो जो उसका चार्ज है उसका मल्टीप्लाई। मतलब सुन लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या था? अभी बोला था मैंने, पोटेंशियल का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको? चार्ज से। और पोटेंशियल कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई अपॉन में क्या है? आर नॉट। ये तो पोटेंशियल है, मल्टीप्लाई किससे? चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल का। चार्ज किसका वो भी लेना है आपको, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो लेना है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज भूलना नहीं। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज बताया था अभी, अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो कितने प्रोटॉन है उसके अंदर? 2 प्रोटॉन, तो 2, और प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे? ई। याद है ना, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर, तो यहां लिख सकता हूं 2, और क्या लिख दिया? ई। ये रही आपकी कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस जगह पे पूरी काइनेटिक,
अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इफ देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, तो पूरी काइनेटिक बराबर किस पोटेंशियल के, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इन ब्रैकेट 2E डिवाइडेड बाय आर नॉट। ये रहा फॉर्मूला। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? बिल्कुल इजी, समझ में आए? हमें तो क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है आर नॉट, तो आर नॉट को उधर ले चलते हैं। आर नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई 2E डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ गया है, जो हाफ एम वी स्क्वायर था वो यहाँ आ गया है, हाफ एम वी स्क्वायर। और इसे आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो मैं ये भी बोल सकता हूं आर नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई डिवाइड 2E, और नीचे कौन है, E का, ये लिखा है ई व्हाट इज ई एयर, ई क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी है। जो भी फॉर्मूला बनाना हो वो आप लोग इससे बना सकते हैं, ये सिंपल से तरीके से लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लोजेस्ट अप्रोच समझ में आया? फील करने से आएगा, पहले फील करो। मैं न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जितना मेरे पास यहां तक आ गया, जितना मेरे पास आके लौट जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच है। ये जो डिस्टेंस है ये क्लोजेस्ट अप्रोच है। कैसे निकालेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच? क्या है, अल्फा पार्टिकल वहां से आया, बड़ा तेजी से आया दौड़ते हुए, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, जैसे जैसे पास आता जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बहुत पास पास आते ही वेलोसिटी बिल्कुल खत्म, रुक गया, पॉज लिया, मतलब वेलोसिटी खत्म, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब वो काइनेटिक एनर्जी अगर कहीं एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। समझ में? मतलब ये न्यूक्लियस नहीं, ये तो एटम है, ये न्यूक्लियस छोटा सा, ये आया भैया अल्फा पार्टिकल, यहाँ आके रुक गया है, तो ये जो डिस्टेंस है आर नॉट, क्लोजेस्ट अप्रोच, इसके पास अल्फा पार्टिकल के मास है, वेलोसिटी है, अगर मास है वेलोसिटी है तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इफ नो लॉस इन एनर्जी, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी चेंज किसमें हो जाएगी आपकी, यहाँ आते आते इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, चार्ज से कर लेंगे। पहले पोटेंशियल निकालते हैं, तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जो चार्ज है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर जेड, जितना ही अंदर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो लिख दिया ई, अपॉन में नीचे कौन है आर नॉट, ये आ गया आपकी क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई अपॉन आर नॉट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मल्टीप्लाई किससे करना है, चार्ज, जो यहाँ चार्ज आया है, कौन आया है चार्ज के रूप में, अल्फा पार्टिकल, और मैंने बोला फील नहीं आएगा, अल्फा पार्टिकल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का बहुत सिंपल सा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख सकते 2 प्रोटॉन, पॉजिटिव है वो 2E। समझ में आए? ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही समझ जाओ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर बराबर इसकी हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई अपॉन आर नॉट, जेड है ये जेड, और बार कौन लिखा हुआ है 2E, ये बराबर हो जाए आर नॉट इधर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई 2E, आर नॉट तो उधर पहुंच गया, ये इधर आ गया है, कौन आ गया है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप हटा भी सकते हो, और क्या लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बताओ क्लोजेस्ट अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका क्लोजेस्ट अप्रोच जो बताया था, कितना पास इलेक्ट्रॉन पहुंच सकता है। एक इसमें और आता है, इंपैक्ट पैरामीटर करके क्वेश्चन और पूछता है, इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर करके पहले क्वेश्चन और आता है। पहले दिमाग तो आप इसी को रख लो, पहले दिमाग में आप इसी को रख लो कि ये हम लोगों ने किस टॉपिक की बात की, पहले तो इसी को आप लोग दिमाग में रख लें
कि क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला ये है। इस पे कोई न्यूमेरिकल बड़े आराम से इसकी वैल्यू आप लिख दोगे 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। जेड एटॉमिक नंबर लिख देना, ई एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, बस काइनेटिक एनर्जी लिख देना, आपको इसके अंदर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आता है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, बात समझे। अगर ये न्यूक्लियस की मैं सेंटर लाइन बनाना चाहूं तो क्या बनेगी, न्यूक्लियस की सेंटर लाइन, बीच बीच से लाइन जाने वाली ये है, तो ये मैंने क्या बोल दी, सेंटर लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, न्यूक्लियस। सेंटर लाइन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पास होने वाली ये बीच वाली लाइन है, सेंटर लाइन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल ये आया, ऐसे निकला अल्फा पार्टिकल, देखो समझो, अल्फा पार्टिकल ऐसे निकला और सीधा चला गया। अल्फा पार्टिकल ये आया और ऐसे आके इधर को मुड़ गया। अल्फा पार्टिकल ये आया और ऐसे मुड़ गया, ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होता है, इसका एक वेलोसिटी वेक्टर होगा अल्फा पार्टिकल का। जैसे इस अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर ये है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर ये अल्फा पार्टिकल ये, तो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का मतलब क्या है, इनिशियली अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो वेलोसिटी वेक्टर है। इनिशियली स्टार्टिंग में अल्फा पार्टिकल जिधर जा रहा है वो उसका वेलोसिटी वेक्टर है। ये जो लाइन है वो कौन सी है, सेंटर लाइन है। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी है, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है वो, एंड वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर ये देख लो, देख लो, देख लो, देख लो भैया, देख लो। अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर ये है, सेंटर लाइन ये है, इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी जो है ये होगा इंपैक्ट पैरामीटर बी। मैंने बोला देखो एक पार्टिकल ये मुड़ के गया है ऐसे, तो वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर तो ये जो इनिशियली डायरेक्शन थी ये होगा बी, ये होगा बी, दिस इज इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है वो लेना है, एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच की, वेलोसिटी वेक्टर समझ में आया। अल्फा पार्टिकल स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन में निकला है, स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन निकला है, स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन निकला है, स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन में निकला है वो वेलोसिटी वेक्टर है। उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है आपको, कहां से लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंट्रल लाइन से जो न्यूक्लियस वाली है, इसे कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसे, बी से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे भूलना नहीं, इंपैक्ट पैरामीटर को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला इसका बी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, क्या लेना है आपको, ये जो काइनेटिक एनर्जी वो यही लिखनी है। अच्छा ये थीटा नहीं, थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2, ये रहा। बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय ई। ई इज काइनेटिक एनर्जी, ई आपकी वही काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर, ये याद रखना। ये इंपैक्ट पैरामीटर, ये दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये रेडियस क्लोजेस्ट अप्रोच, सॉरी रेडियस नहीं, क्लोजेस्ट अप्रोच का, और ये इंपैक्ट पैरामीटर का। आगे बढ़े, कंक्लूजन देते हैं, बहुत टाइम हो गया, रदरफोर्ड का कंक्लूजन देंगे, ठीक है। कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, देन सुनते चलें। पहला, एटॉम स्फेरिकल इन शेप, एटॉम इज स्फेरिकल इन शेप। एटॉम कैसा स्फेरिकल है, जिसकी रेडियस है 10 की पावर -10 मीटर। होल मास, पूरा मास या पॉजिटिव चार्ज, पूरा मास बोलो या पॉजिटिव चार्ज, इज इन इट्स सेंटर, वो इसके सेंटर में, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, जिसकी रेडियस 10 की पावर -15 मीटर है, उसे न्यूक्लियस कहेंगे। और उसकी रेडियस कितनी है, 10 की पावर -15 मीटर। दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, सुनते चलो अभी क्या बोल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है भैया, जे तो हमसे भूल गए अपन, इनकी तो बात करते रहे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर
आउटसाइड द न्यूक्लियर, आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है वो कहाँ है, आउटसाइड द न्यूक्लियस है। जैसे ये एटॉम है तो पूरा पॉजिटिव चार्ज इन्होंने बोला कि भैया अंदर है और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर है। हाँ, फिर दिमाग में आया, इन्होंने कहा यार इलेक्ट्रॉन अगर बाहर है तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज है, इनकी दिमाग में आया उसी समय कि इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज है और इस प्रोटॉन पर भी, ये प्लस वालों पर भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट, अगर ये प्लस का है और ये भी किसका, इलेक्ट्रॉन माइनस का है, तो फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेंगे तो ये जाके इससे टकरा जाएगा, और टकरा जाएगा तो इसका तो खेल खत्म, टकरा गया तो फिर तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो फिर इन्होंने बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर मौजूद तो है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, प्रेजेंट तो है आउटसाइड द न्यूक्लियस, एंड दे आर कंटिन्यूअसली, वो लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल। तीसरी बात समझ में आएगी नहीं, एटम आर स्फेरिकल इन शेप, एटम भैया कैसे हैं, गोल है, जिसका रेडियस उन्होंने बता दी पहली 10⁻⁻10, पूरा मास एटम का बीचों बीच में रखा हुआ है न्यूक्लियस में, पूरा पॉजिटिव चार्ज बीचों बीच में न्यूक्लियस में। तीसरी बात भी आ गई, इलेक्ट्रॉन बाहर है, अब बाहर है तो उन्होंने कहा अट्रैक्ट कर सकते थे, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा पट से घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बैठे नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगर घूम रहे हैं तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, देन इट मींस, ध्यान सुनो चौथी बात, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, इज प्रोवाइडेड बाय, वो कौन देगा भैया इसे, प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इसे कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। मतलब उन्होंने क्या कहा, बहुत दिमाग लगा के बोला कि भैया ये इलेक्ट्रॉन बैठे नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अगर घूम रहे हैं तो इनके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, ये कहां से आया, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आया वो आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, कूलम्स लॉ, 1/4πε0 q1 q2/r², यहां से। अब ये q1, ये इसका चार्ज लिख देना, आप लिख दोगे Ze, ये q2, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका चार्ज लिख देना E, बस यहां से आया, बाकी का तो आप इसे खुद बना सकते हैं, मैंने बता दिया। इसका चार्ज कितना लिख दोगे, कितना, Ze, इसका चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वो लिख दोगे आप E, ये घूम रहे हैं, ये इक्वेशन इन्होंने इससे बना करके दे दी। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत काम की इक्वेशन भैया, नील बोर भी इसका प्रयोग करेगा, रदरफोर्ड की इक्वेशन का नील बोर भी दिमाग लगाएगा, नील बोर भी इसका यूज करने वाला है। तो ये सब कंक्लूजन निकाल के इन्होंने अपने मॉडल में कहा है, सारा कंक्लूजन निचोड़ निचाड़ के रदरफोर्ड ने कह दिया, एटम आर स्फेरिकल इन शेप, शेप में कैसे हैं, स्फेरिकल है। दूसरा बोला जिसका पूरा मास अंदर बीचों बीच में है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन में वो बाहर है, ये इन्होंने बदल लिया, और इलेक्ट्रॉन बैठा नहीं है, क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर हो जाए। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, ध्यान सुनना, अच्छी बात बोला हूं, आना चाहिए, जरूरी है। अब क्वेश्चन आया कि भैया जब इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हुए हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं, तो क्या अल्फा पार्टिकल को इन्होंने परेशान नहीं किया, इलेक्ट्रॉन भी तो परेशान कर सकते थे। अपन ने बोला अल्फा पार्टिकल ज्यादातर, मैंने रदरफोर्ड बोला अल्फा पार्टिकल ज्यादातर सीधे गए हैं, अल्फा पार्टिकल ज्यादातर सीधे गए हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन भी तो अट्रैक्ट कुछ गड़बड़ करते, नहीं नहीं, उन्होंने कहा अल्फा पार्टिकल भीमकाय शरीर, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब एक बाहुबली आदमी जा रहा है, 4 भुजाधारी, जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन बच्चा सा है, बहुत कमजोर है इनके मुकाबले, इसका मास ना के बराबर -31, तो ये इनके आगे बच्चा था, ना के बराबर, तो ये इसलिए इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाया है, तो इलेक्ट्रॉन का उसमें कोई रोल नहीं है। इसीलिए मैं आपको जब से इलेक्ट्रॉन को बीच में नहीं लेके आ रहा था कि अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं था, इनका इफेक्ट नहीं है, ना के बराबर नहीं है, कौन है, बच्चे बच्चे छोटे से डस्ट पार्टिकल टाइप के मान के फेंक दिए इन्होंने। समझ में आया, ये रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन दिया वो ये था। आगे बढ़े, 2 बातें करेंगे, लास्ट 2 है। पहला इनकी सक्सेस क्या थी, रदरफोर्ड की सक्सेस, भैया अच्छी बात क्या है रदरफोर्ड के एटॉम के अंदर, अच्छी बात क्या थी। पहली बात, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रिंग समझा पाए, मतलब
he was able to explain large angle scattering of अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल की लार्ज एंगल स्कैटरिंग समझा पाए। ये पहली बात सक्सेस इनकी, लार्ज एंगल स्कैटरिंग समझा दी, पहली सक्सेस। दूसरी सक्सेस, पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते हैं ना, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी है ना, इनका बनना बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर धुरंधर साइंटिस्ट थे। जैसे डॉबरिनर्स का नाम सुना हो आपने, 1829 में उन्होंने पीरियोडिक टेबल दी अपनी। उसके बाद में आप लोग न्यूलैंड का नाम सुनाओ, उन्होंने भी 1864 में दी। फिर मेंडलीव का नाम सुनाओ, उन्होंने भी अपनी पीरियोडिक टेबल दी। उन्होंने तो इमेजिनेशन करके ही बता दिया, भैया ये यहाँ आएंगे, वहां बिठा देना। पढ़ाओ आप लोगों ने केमिस्ट्री में। तो ये जो तीनों पीरियोडिक टेबल दी गई थी ना, दे वर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, वो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने बनाई थी। मतलब दे वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही थी, मास पे डिपेंड कर रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा बदलाव किया, अपने स्तर पर बदलाव किया। उन्होंने नई पीरियोडिक टेबल बनाई, दैट वाज डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर। मतलब ही मेड पीरियोडिक टेबल, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई बेस्ड ऑन काय पे बेस्ड है वो, ऑन एटॉमिक नंबर पे, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक वेट। वेट की जगह काय पे बना दी उन्होंने, एटॉमिक नंबर पर। मतलब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना दी भैया, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई है जो कि नंबर पे, जैसे आप अभी पढ़ते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये जो आप लोग पढ़ते हो ना, ये एटॉमिक नंबर पे है। एटॉमिक नंबर पे पहले जो पढ़ते थे वो एटॉमिक वेट वाली थी। तो इन्होंने दो काम बहुत अच्छे किए, पहला अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग समझाई, और दूसरा क्या समझा दिया, ही मेड पीरियोडिक टेबल ऑन बेस्ड, किस पे बेस्ड, एटॉमिक नंबर पे। समझ में आ गया? तो ये इनकी दोनों सक्सेस थी, याद रखेंगे। लास्ट कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक, ये एटॉम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। he could not explain atoms stability, ये एटॉम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। नेक फंस गए, नेक फंस गए, नेक फंस गए, नेक फंस गए। मतलब उसमें कोशिश तो इन्होंने भरपूर की, लेकिन थोड़ा सा रुके। एक मिनट समझ लें, फिर इसको अपना अगली बार में समझेंगे। ये एटॉम है, इन्होंने ही कहा है, बीचों बीच में न्यूक्लियस है, इन्होंने ही कहा है, सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर है, इन्होंने ही कहा है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, ठीक, बैठे नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। पहले तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन है, इतना ही समझो, पहले तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन है, फिर दिमाग में आया इनकी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, टकरा जाएगा, खत्म खेल, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, गोल गोल 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 घूम रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वो बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, दोनों बराबर हैं, इसलिए ये गोल गोल घूमता रहेगा। भैया गोल गोल घुमा दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घुमा दिया। तभी जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां बैठा, एक स्टूडेंट ही बैठा वहां ने कि सर ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अगर एक ही मैग्नीट्यूड से घूमेगा, एक ही स्पीड से घूमेगा, कोई बात नहीं, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लगातार। अभी इधर जा रहा है, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे घूमेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। इट मींस, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी चेंज। और अगर वेलोसिटी चेंज, तो ये इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड चार्ज है, एक्सेलरेटेड चार्ज है ये, और एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा रेडिएशन इमिट की जाती है। अगर कहीं पढ़ा होगा आपने कि अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है तो उसके द्वारा रेडिएशन इमिट होती है, उसके द्वारा रेडिएशन निकलती हैं, उसमें से रेडिएशन या बोले तो एनर्जी इमिट होगी, एनर्जी इमिट होगी। समझ में आया? धीरे से बोल रहे हैं, दोबारा बोलता हूं। भाई साहब ने कहा अंदर प्लस, इलेक्ट्रॉन बाहर, गोल घूम रहा है, मान लिया। अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज।
और वेलोसिटी चेंज तो ये चार्ज कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड। अगर ये चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब इसमें से रेडिएशन इमिट होगी, और रेडिएशन इमिट होगी मतलब एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, फिर तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम 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 होते होते ये टकरा जाएगा, मतलब एटॉम स्टेबल नहीं है। लेकिन ये तो टिका हुआ है, कैसे, तो ये इसकी स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए, समझा नहीं पाए भैया, एटॉम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। और दूसरा ड्रॉबैक तो वो जो लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज इन्होंने अभी भी नहीं समझाई, ये ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज को नहीं समझा पाए। लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन की भी या अदर एटम की भी इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज नहीं समझाई। तो ये इनके बेसिकली जो मेन ड्रॉबैक थे, ये दोनों आपको लिखने हैं। स्टेबिलिटी पहले तो समझ में आ गया, स्टेबिलिटी कौन सी नहीं समझाई इन्होंने, तो ये स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए, लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज नहीं समझा पाए, ना हाइड्रोजन की ना किसी दूसरे एटम की। तो जो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस नील बोर में करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो कंक्लूजन निकाला वो क्या गया, पहला हम लोगों ने जे थॉमसन के बारे में पढ़ा कि ये क्या बोला था उन्होंने, उनकी क्या दो अच्छी बातें और ड्रॉबैक भी। फिर हमने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग समझी, रिवीजन करेंगे। फिर हमने क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला, अल्फा पार्टिकल का पहले एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूजन दिया, क्या क्या उसके रिजल्ट्स थे वो पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हाँ, क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, दोनों के मैंने फॉर्मूले लिखे, उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना आप लोग। उसके बाद हम लोगों ने रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें क्या बताया उन्होंने, चार बातें पांच बातें जो बोली, गोल है, ठीक है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है, बैठे नहीं है, घूम रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा ये तो सुन के, उन्होंने दिमाग लगा लिया। फिर याद आया, घूम रहे हैं, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज मतलब कि ये एक्सेलरेटेड है, अगर एक्सेलरेटेड है तो फिर तो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा तो पार्ट छोटा हो जाएगा, छोटे होते 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 टकरा जाएगा, लेकिन टकरा नहीं रहा। तो ये स्टेबिलिटी समझाओ ऐसा क्यों है, तो ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। और लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज जो इनका सबसे बड़ा अभी भी ड्रॉबैक फंसा हुआ है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अच्छा, आप लोगों को पता है जे थॉमसन ने जो ये अपना मॉडल दिया था वो 1897-98 में दिया था, जिसके लिए, जिस पूरे वर्क के लिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1906 में। 1906 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला, याद रखना। जे थॉमसन वाज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन 1906। रदरफोर्ड, इनका एक्सपेरिमेंट तो लाजवाब था। अरे इनको पहले ही मिल गया था, इनके एक्सपेरिमेंट से पहले ही इनको नोबेल प्राइज दे दिया था। ये एक्सपेरिमेंट से पहले भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। ये एक्सपेरिमेंट तो आपके सामने 1911 में रखा, 11 में रखा, इनको नोबेल प्राइज 1908 में ही दे दिया गया था, याद रखना। रदरफोर्ड, जे थॉमसन, बोथ वर द विनर ऑफ नोबेल प्राइज। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नील बोर का एटॉमिक मॉडल कंक्लूड करेंगे कि भैया उन्होंने क्या बोला है, उनके क्या देन थी, वो उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज।